Hello everyone, subscribe and hit the bell icon so that you will be notified every time I'm on YouTube. Keep studying. Hey you guys, thank you so much for watching Science Gyan. I'm Shalini Bhatnagar. This video is basically for class 10 students. In this video we'll talk about the chapter 10 that is light. आज हम लोगों को सिर्फ मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्फेरिकल मिरर से डायरेक्टली बिकॉज इससे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में. आई होप दैट बेसिक थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. अब हम लोगों को जो बात करनी है वो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करनी है. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं पहले भी मैं बता चुकी हूँ. स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, वो मिरर जिनका सरफेस जो है वो कर्व्ड है उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं. अगर आप स्फेरिकल मिरर्स को बनाना चाहते हो तो ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए आपने एक हॉलो स्फेयर लिया, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास. ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि कंपास नहीं है तो आई एम यूजिंग माई हैंड लाइक अ कंपास. आप इसको कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो. देखिए इधर ये जो पूरा का पूरा मैंने इसको सेंटर मान के एक ये सर्कल ऐसे बनाऊंगा. ठीक है, this sphere, take this sphere as a hollow sphere of glass. मान लीजिए कि ये जो स्फेयर है इट इज अ hollow sphere of glass. अगर मैं इसको एकदम मिड पॉइंट से ऐसे डिवाइड कर दूं, है ना, जो 5 रुपए की छोटी सी बॉल आती है बच्चे लोग खेलते रहते हैं क्रिकेट जिससे, उसी को एग्जांपल में ले लेते हैं. ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये ग्लास है. अच्छा, मिरर बनाने के लिए हम लोगों ने देखा है कि ग्लास की अगर एक साइड को आप पेंट कर दोगे तो दूसरी साइड जो होती है वो मिरर का काम करेगी. दैट बिकम्स रिफ्लेक्टिव, है ना. तो मिरर क्या होता है, जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे. तो वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अब देखिए जरा इधर, अब मेरे को 2 कर्व्स दिखाई देते हैं, एक ऐसा है और एक इस टाइप से है. ठीक है, अगर मैंने इन कर्व्स के मान लो पीछे वाला साइड जो है मैंने पेंट कर दिया तो दिस बिकम्स कॉनकेव मिरर. और अगर आपने आगे का साइड पेंट कर दिया इसको हम बुलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर्स को बल्जिंग इन मिरर्स बोला जाता है. बल्जिंग इन क्योंकि इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है ना. देखिए केव जैसा बन रहा है ना, केव जैसा स्ट्रक्चर है. तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसका अंदर की तरफ है, तो इसलिए हम इसको बल्जिंग इन मिरर बुलाते हैं. और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, उभरा हुआ है, तो इसको हम बल्जिंग आउट मिरर बुलाते हैं. ठीक है, कॉनकेव मिरर जो होते हैं बेटा वो कन्वर्जिंग होते हैं. कन्वर्जिंग से मेरा मतलब है कि मान लीजिए बहुत सारी लाइट रेज हैं आ रही थी, एक कोई मिरर है आपका, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और जाकर के किसी भी एक पॉइंट पे मिल गई, रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मिल गई. तो कन्वर्जिंग रेज मतलब वो रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके मिल जाए, बेसिकली जिनका मीटिंग पॉइंट सेम हो. ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर बहुत सारी रेज किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाती हैं जिनका मीटिंग पॉइंट सेम होता है उनको हम बोलते हैं दीज रेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग, कि कन्वर्ज हो रही है. आगे से आ रही थी आगे जाकर के कन्वर्ज हो गई. ठीक है, डाइवर्जिंग मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है. लाइक मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, रेज ऐसे आई और कन्वर्ज नहीं करके ऊपर की तरफ निकल गई, डाइवर्ज कर गई, है ना, इस तरह से डाइवर्ज कर गई, इस तरह से डाइवर्ज कर गई. ठीक है, तो देखोगे आप इसको पीछे दिखाई देगा आपको, ये सारी रेज को अगर आप मानोगे तो आपको लगेगा कि कहीं मिरर के पीछे कोई पॉइंट है जहां से ये आ रही है. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग रेज. ठीक है, तो कन्वर्जिंग रेज वो जिनका मीटिंग पॉइंट सेम है, डाइवर्जिंग रेज वो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. इसके बाद हम बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स आपको समझ में आ गए. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ स्फेरिकल मिरर्स में क्या होती हैं. ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं. आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ लिखते चलिए. नोट्स आप अगर बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एनी हाउ जो नोट्स आप लिखते हैं वही बेटर होते हैं. मैं कितना भी पीडीएफ सेंड कर दूं या कितना भी आपको नोट्स लिख करके मैं भेज दूं, बट जो आप लिख रहे हो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स. ठीक है, तो देखिए इधर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ बोल करके समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा. सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या होती हैं. मान लीजिए मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के ही केस में बात कर रही हूँ. कॉनकेव मिरर, ये देखिए मैंने जब कंपास को आप खोलोगे तो आप जो नीडल होती है उसको एक पॉइंट पर रख करके फिर एक सर्कल बनाते हो. ठीक है, नीडल को मान लीजिए ये जो है वो मेरी नीडल है, नीडल को एक पॉइंट पे रख करके उसके बाद जो सर्कल बनाते हो, तो ये जो नीडल है इसको हम बुलाते हैं सेंटर. जिस पॉइंट पे आप नीडल को प्लेस करते हो वो क्या होता है बेटा, सेंटर. अब अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करूं तो आपको उल्टा करके बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मेरा हाथ उल्टा चलेगा नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बना देती हूँ फ्री हैंड.
तो मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे इसके लिए नेब रखा होगा, तो ये हो गया सेंटर। ठीक है, तो ये आपका सेंटर है और एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो होता है आपके मिरर का। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये मैं स्फेयर की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर इस स्फेयर को कंप्लीट कर दूं तो आप एक स्फेयर में डायमीटर खींचिए। ठीक है, स्फेयर में क्या कीजिए, एक डायमीटर खींचिए। आप सब जानते हैं कि जो एक डायमीटर है एक स्फेयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सेमी स्फेयर या हेमी स्फेयर बोलते हैं उनको, है ना। एक स्फेयर को या एक सर्कल को, एक जो डायमीटर है वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब जो पॉइंट, अगर डायमीटर जिस पॉइंट पे, जो डायमीटर है सर्कल पे, स्फेयर पे जिस पॉइंट पे टच करेगा वो उसका मिड पॉइंट होगा, उस सर्कल का एक तरह से देखा जाए तो मिड पॉइंट होगा। उसको हम बुलाते हैं बेटा पोल। पोल इज द मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, इधर इट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ये जो डॉटेड लाइंस में बना रही हूँ इस तरह से, ये हम दिखा रहे हैं पेंट को, कि पेंट किस तरह से होता है। इसमें बाहर की तरफ है और ये इधर अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे भी वही कीजिए, डायमीटर खींच दीजिए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, जिस डायमीटर जब आपने खींचा, एक्सटेंड कर दिया उसको, तो जिस पॉइंट पे उसने स्फेयर को टच किया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, और सेंटर वापस से ये भी वही हो गया, एक स्फेयर हो गया, इसका भी एक सेंटर ही है ना। तो देखिए, मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्केव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर, जो मिरर है जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को बुलाते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं मिरर में, अभी हम आगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे लेंस में भी, जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हम हमेशा पोल से ही मेजर करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, दिस इज द कन्वेंशन। जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसके लिए। ठीक है, तो पोल से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बुला सकती हूँ? ऑब्वियसली ये रेडियस है। ठीक है, तो इसको हम बुलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड द एक्सटेंडेड डायमीटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द एक्सटेंडेड डायमीटर, जिसको हम क्या बुलाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज नॉर्मल टू द मिरर। क्योंकि देखिए डायमीटर जो है वो मिरर को, जो डायमीटर है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो यहाँ पे भी हमने जो डायमीटर खींचा, और क्योंकि ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल होती है। याद है जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के लिए, उसमें हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दैट नॉर्मल हियर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने बात की थी ना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रूल पढ़ा था ना, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो नॉर्मल की बात हम वहां कर रहे हैं, उसी नॉर्मल को यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बुलाया जा रहा है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, देखिए इसके बाद आगे क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। एक और पॉइंट है फोकस, जो पोल और सेंटर के एग्जैक्टली मिडिल में होता है। कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस की डेफिनेशन दोनों में अलग अलग है। देखिए कैसे, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पे। कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में डिफरेंस, जो डेफिनेशन है फोकस की वो अलग अलग है। ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं बेटा वो आपके डाइवर्जिंग मिरर हैं, और जो कॉन्केव मिरर होते हैं वो आपके कन्वर्जिंग मिरर हैं। देखिए जरा क्या डिफरेंस पड़ेगा इन दोनों से। फोकस क्या है? कॉन्केव मिरर के केस में अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 लाइट रेज भेज दूं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये वाला जो मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज कर देगा। तो जिस पॉइंट पे ये जो लाइट रेज हैं कन्वर्ज हुई है, मतलब वो जो मैंने बोला ना कन्वर्जिंग जो रेज होती है उनमें मीटिंग पॉइंट सेम होता है, दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, वही मीटिंग पॉइंट हमारा क्या है? फोकस। समझ में आया? जहां पे सारी की सारी रेज आकर के मिल जाती है उनको हम बुलाते हैं फोकस। और जहां से सारी की सारी रेज आकर के ऐसा लगता है कि वहां से स्टार्ट हुई होंगी, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है ना। मान लीजिए एक रे इस केस में यहाँ से, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है ना, अंदर इधर की तरफ तो पेंट हो रखा है। ठीक है, अब एक रे इधर आ गई, तो ये क्या करता है बेटा, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है ना, फैला देता है, और ऐसा लगता है कि ये रेज कहीं मिरर के पीछे से आ रही हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इनका वो कहीं मिरर के पीछे होगा।
तो इसीलिए उसी पॉइंट को जहां से हमें लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। बच्चे ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में सारी की सारी जो इमेजेस होती हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं। यही रीजन है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस बनाता है, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जो होती है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है और उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इमेज ऑफ आवर फेस इन प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, वट एवर इट इज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। सीधी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ये याद रखिए कि बिहाइंड द मिरर जितनी भी इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर जितनी भी इमेजेस बन रही हैं वो सारी की सारी वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, हमेशा उल्टी बनेगी। जो रियल इमेजेस है वो हमेशा उल्टी बनेगी, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ द मिरर हमेशा रियल इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। लेंस के केस में ये चीज अलग हो जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको, फोकस बोलते हैं, जो भी आप चाहो। अब देखिए पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम बुलाते हैं फोकल लेंथ। ये जो है वो है फोकल लेंथ, क्योंकि ये फोकस जो है एग्जैक्टली मिडिल में होता है। तो देखो सेंटर से लेके पोल तक की दूरी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर था, है ना। सेंटर से लेके पोल तक हमने क्या बुलाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की एग्जैक्टली हाफ होती है, F is equals to R/2, ठीक है। तो these were the some important definitions that you should know before starting with the ray diagrams. अब मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ जिससे आप रे डायग्राम्स बनाने वाले हो। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, रूल्स हेडिंग डाल दीजिएगा, रूल्स फॉर formation of ray diagrams or formation of images by using concave mirror. Rules for formation of images by using concave mirror. देखिए जरा क्या रूल्स हैं। पहले तो मैं कॉनकेव मिरर बना लेती हूँ। आपको अब क्या करना है बेटा, आपको ना अब आपके पास एक कंपास होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए, ठीक है। कंपास, पेंसिल और स्केल। आपको क्या करना है, अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर स्केल पर रखिए, 4 सेंटीमीटर खोल दीजिए, ठीक है। जब आप 4 सेंटीमीटर मतलब रेडियस जो होनी चाहिए आपके सर्कल का वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप इस तरह से रखोगे, देखो इस तरह किससे रखो, देखो मेरे पास जो है वो आपका ब्लैक बोर्ड वाला जो आता है एक कंपास, बट क्योंकि लॉकडाउन है तो कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आई एम जस्ट यूजिंग द जुगाड़ थिंग। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए जरा इधर, आपको अपने क्या करना है, ये कंपास है आपका, नहीं ये कंपास मेरा है, आप अपने कंपास पे खोलिए, 4 सेंटीमीटर आपको खोलना है, ठीक है। इसको आपको 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, रेडियस को 4 सेंटीमीटर मान के चलिए, और इस तरह से एक कर्व बना दीजिए, और जहां आपका नीडल था वहां पे एक पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि दैट पॉइंट वुड हैव टू बी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब आप ये कर्व बना रहे होंगे तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कि जितना ऊपर आप ले रहे हो उतना ही आप नीचे लो, ताकि आपको पोल मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद एक डायमीटर के लिए उसको ज्वाइन कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन कर दो। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका सेंटर हो गया, ये पोल हो गया। अगर देखो सेंटर से लेके पोल तक आपने कितना लिया है, 4 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर पे आप F मार्क कर दो। ये वाला पॉइंट है ना, एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर पे आप उसको F पॉइंट लिख देना, ठीक है, क्योंकि फोकस जो होता है P और C के एग्जैक्टली बीच में होता है, ठीक है। तो पहला रूल ये ध्यान रखिएगा, इसको जरूर कर दीजिएगा। पहला रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस। लिख लीजिएगा इसको, रूल 1 है ये। क्या आपको लिखना है, देखिए, इफ अ लाइट रे passes from
if a light ray passes parallel to the principal axis, then it will go to the, it will go from the focus of the mirror after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे होकर के गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, तो दिस इज द रूल 1। अब रूल 2 के बारे में बात करते हैं। रूल 2 क्या है? वापस से आपको वही करना है बेटा डायग्राम के लिए, या तो मैं भी आपको दोबारा ही बता दूंगी, तो बोलोगे मैम आप तो इतना छोटा छोटा करते हो, हमें पूरा लिखने को बोलते। देखिएगा फिर से आपको वही 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, मिरर बनाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो पोल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। 4 सेंटीमीटर का लिया था, 2 सेंटीमीटर पे फोकस लगा दीजिए। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब रूल 2 क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ वो वापस बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि ऐसा क्यों हुआ? सेंटर से आके सेंटर पे ही क्यों चली गई? क्यों इसने अपना पाथ चेंज नहीं किया? देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि अगर मैं इस स्फेयर को देखिए, मान लीजिए फिर से मैं पूरा अगर कर दूं इस स्फेयर को, तो ये वाली जो रे है क्या ये डायमीटर बना रही है? देखिए जरा इधर, जो रे है क्या ये डायमीटर को शो कर रही है? ये इस स्फेयर के डायमीटर को शो कर रही है। कोई भी वो लाइन जो सेंटर से पास हो वो सर्कल का डायमीटर होता है या स्फेयर का डायमीटर होता है, राइट? तो क्या ये डायमीटर को शो कर रही है? अब क्या डायमीटर एक सर्कल के या स्फेयर के परपेंडिकुलर होता है? क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो बाइसेक्टर हुआ ना, बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर, 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो देखिए जरा इधर, हम जानते हैं दैट इन रिफ्लेक्शन एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, हैज टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? अगर एंगल आई 90 डिग्री है तो एंगल आर भी 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से 90 डिग्री पे आया और 90 डिग्री से वापस चला गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चला गया। अब आप कहोगे मैम पिछले वाले केस में भी तो ऐसे हो सकता था, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो देखिए जरा मैं इधर वापस से बना देती हूँ फ्री हैंड। पिछले वाले केस में हम लोगों ने बात किया, कोई लाइट रे पैरेलल आई है तो फोकस से होकर के गुजरेगी, तो बेटा इनके बीच में जो नॉर्मल है ना, उनका एंगल भी इक्वली हुआ होगा। ठीक है, लेकिन वो एंगल कितना है वो हम लोग नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। हालांकि जब आप 11th-12th में इसको पढ़ोगे, एक्चुअली 12th में जब आप इसको पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स करके, तो रे ऑप्टिक्स में वहां पे मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि क्यों इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रूल 3। रूल 3 इज उल्टा ऑफ रूल 1। देखिए रूल 3 आपका वापस से सेम वही मेथड, 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कीजिए, इस तरह से एक कर्व बनाइए, ये सेंटर हो गया आपका, सेंटर से एक लाइन पास कीजिए, ये पोल हो गया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर पे फोकस मार्क कीजिए। ठीक है, मेजरमेंट्स इतनी ही होनी चाहिए। आप, मैंने 4 बोला है, आप उससे अगर आपके पास कॉपी बड़ी है आप 6 ले लो, जैसा कि आपको लगता है, बट 4 इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। आपका पूरा डायग्राम उसमें कॉपी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो रूल 3 क्या है? पहला रूल क्या था? पैरेलल आएगी, फोकस से चली जाएगी। 3 इज उल्टा, फोकस से आएगी, पैरेलल चली जाएगी। समझ में आया? ठीक है, पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, अब इस केस में फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। सेम वही रीजन है बेटा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये जो मैं रूल्स आपको लिखवा रही हूँ, ये सारे के सारे रूल्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर पे ही डिपेंड करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए जरा इधर, मान लीजिए कि फर्स्ट केस में जब हम बना रहे थे, फर्स्ट केस में ये वाला जो केस था, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है, पैरेलल लाइट रे आई और फोकस से चली गई। फर्स्ट केस में मान लीजिए, इस केस में एंगल जो आपका आई था उसको x डिग्री मान लीजिए, तो जो एंगल आपका r है वो आपका y हो गया मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये जो पैरेलल वाला एंगल था, उसको मैंने एंगल x ले लिया नॉर्मल से, कि ये वाला जो भाई एंगल है वो एंगल x है और ये वाला जो एंगल है वो एंगल y है। ठीक है, इस केस में देखिए क्या यहाँ पे एंगल आई बताइए और एंगल आर बताइए।
अगर फोकस वाला एंगल y है, जिसको मैंने यहाँ पे एंगल r बोला है, अगर फोकस वाला एंगल y है तो यहाँ पे इंसिडेंस वाला एंगल y होगा, क्योंकि फोकस से जब जा रहा है तो y एंगल शो कर रहा है ना। मेजरमेंट तो 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वहां पे भी हमारी यही थी, यहाँ पे भी हमारी यही है, तो मतलब वो पॉइंट जो फोकस से पास कर रहा है उसकी एंगल की वैल्यू कितनी है, y। तो इन दिस केस ये इंसिडेंस है ना, वहां पे रिफ्लेक्टेड था तो एंगल r y बन गया, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट है तो एंगल i y बन जाएगा, और ये पैरेलल है तो पैरेलल वाला एंगल कौन सा था, x। ठीक है, इसीलिए यहाँ उल्टा हुआ है, एंगल i इज इक्वल टू एंगल r ही लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। आगे देखिए रूल 4। रूल 4 तो हम सब जानते हैं। रूल 4, अगर कोई लाइट रे पोल पे आई, वापस से 4 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन ये डोनेट कर दो इधर, यहाँ पे सॉरी डिनोट कर दो इधर, मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, डिनोट डोनेट जो भी आपको देख समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इधर फोकस। अब जो रूल है, रूल 4 क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे आती है, डायरेक्ट पोल पे पड़ती है, तो वो इस रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो आपका नॉर्मल था ना, बताया था ना मैंने कि प्रिंसिपल एक्सिस आपका नॉर्मल है। तो अब ये क्या, यहाँ पे वही वाला रूल आ गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। ये यहाँ पे आपको सेकेंड लॉ दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल को हमने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बोला है, ऑल लाइट इन द सेम प्लेन, तो जिसकी वजह से हमारा एंगल आई और एंगल आर इक्वल हुआ था। ठीक है, फर्स्ट रूल को फॉलो अप करते हैं। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। मान लीजिए पैरेलल में इंसिडेंट रे का जो एंगल था वो x था, तो फोकस से जाने वाला y हो गया। ठीक है, थर्ड रूल में हमने इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं थी, इंसिडेंट रे फोकस से जा रही थी, और जो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली गई, तो उल्टा हो गया एकदम। तो वहां पे भी हम इसी रूल को फॉलो अप करें, दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। फिर सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई 90 डिग्री, 90 डिग्री, वो तो हमें पता है ना कितना है एग्जैक्टली। ठीक है, और रूल 4 आपका एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। समझ में आया? तो चारों जो रूल्स हैं आपके, चारों रूल्स आपके एक ही लॉ पे बेस्ड हैं, एक ही सेकेंड लॉ पे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम कॉनकेव मिरर्स को यूज करके, बेटा पेंट करना मत भूलना, मैंने किसी में भी पेंट नहीं किया था। अब हम कॉनकेव मिरर को यूज करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपकी इमेज की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए अब आपको हेडिंग डालनी है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। रूल्स तो हमने पढ़ लिए, उन रूल्स को ध्यान में रखिए, उन रूल्स को ही फॉलो अप करेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें उसको ध्यान में रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। बेटा इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में होता है। मतलब मैं अगर ऐसे खड़ी हूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा इधर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आप इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको दो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, दैट ऑब्जेक्ट्स हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। कोई भी मिरर हो, चाहे आपका प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो। ठीक है, और सेकेंड, ऑल द डिस्टेंसेस हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से आपको मेजर करना है, मेजर फ्रॉम पोल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में हम रखते हैं। हमने ये फिक्स कर दिया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, ताकि हम इमेज को कंपेयर कर सके कि इमेज कौन सी साइड बन रही है। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखिए। आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स कर दिया, तो अब आप इमेज की पोजीशन को देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर आपकी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स नहीं है तो इमेज को तो आप समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए एक पोजीशन को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि हम लोग दूसरे की पोजीशन को अच्छे से समझ सके।
ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स कर दिया और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से इमेज की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, 6 केसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं देखिए किस तरह किस बेसिस पे हमने 6 केसेस डिवाइड किए। वापस से वही 4 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड फोर्स, इतना काम करना है। पीछे से जरूर पेंट कर दिया करिए इसको, नहीं तो मार्क्स कटते हैं आपके, ठीक है। समझ में आया इतनी चीज कि ये काम तो हम अभी तक करते आ रहे हैं। अब देखिए अब मैं ना ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पोजीशन पे शिफ्ट करूंगी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे, सेंटर ऑफ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर, हमें नहीं पता कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, तो हमने कह दिया कि इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंफिनिटी पे रखा। इंफिनिटी के बाद आपने इसको शिफ्ट किया बियॉन्ड सी पे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाना था। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, फिर आ गए हम पास थोड़ा, कहाँ आ गए, सी से पीछे बियॉन्ड सी, फिर और पास आ गए, कहाँ आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर नेक्स्ट केस में कहाँ आ गए, देखिए जरा इधर, पहले आपका क्या था, इंफिनिटी, इंफिनिटी से पास आए तो ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड सी, फिर और पास आए, कहाँ आ गया, सेंटर पे, फिर और पास आए सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, फिर और पास आए तो फोकस पे, फिर और पास आए तो फोकस और पोल के बीच में। अब हम पोल पे तो ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते ना, पोल इज द पॉइंट ऑन द मिरर, मिरर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट थोड़ी ना रखेंगे, थोड़ा सा तो दूर रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे पास कितने केसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस बन गए। हम लोगों को 6 केसेस पढ़ने हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स रख रहे हैं कि भाई यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो इमेज की पोजीशन जो है वो आपकी किस तरीके से चेंज हो रही है। ध्यान रखिए आप लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। अगर आपका मेजरमेंट ठीक है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये यहाँ रखा तो वो वहां बनेगा, ये पूरा टेबल आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, बच्चे उसको बैठ कर रट्टा मार रहे होते हैं। नहीं, अगर आपके मेजरमेंट्स ठीक है, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, जो मेथड मैं फॉलो आपको करने के लिए बोल रही हूँ, आप उसको अगर फॉलो अप करोगे तो आपका स्केल आपको खुद बताएगा कि इमेज कहाँ बनेगी। समझ में आया? तो अभी मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए कि आपको याद रखने हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और आपका ये कि क्या था, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है आप लोगों ने, और सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मेजर करते हैं। बताते नहीं हो यार आप लोग, देखो इधर सारे डिस्टेंसेस जो है वो आपको पोल से मेजर करने। 2 पॉइंट्स वहां पे और ऐड कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है कि इफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज, चाहे ऑब्जेक्ट या इमेज, इफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज is at infinity, is placed at infinity, then light rays becomes parallel. ये क्यों हुआ ये मैं बताऊंगी। Light rays becomes parallel किसका, to the principal axis, to the principal axis, ठीक है। कि अगर ऑब्जेक्ट या इमेज इंफिनिटी पे बनती है या इंफिनिटी पे प्लेस करते हो तो जो लाइट रेज होंगी वो आपको पैरेलल ले जानी पड़ेंगी। और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन at the point of intersection of 2 rays after reflection, 2 or more rays after reflection, इमेज फॉर्म्स। इमेज हमेशा कहां बनेगी, जहां पे 2 लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। देखो इंटरसेक्टिंग रेज की बात कर रहे हैं तो कम से कम इंटरसेक्ट करने के लिए 2 लाइट रेज की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी इंटरसेक्ट करा सकते हो। जितनी ज्यादा रेज इंटरसेक्ट करती है उतनी ज्यादा शार्प, उतनी ज्यादा क्लियर इमेज बनती है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्योंकि रे डायग्राम्स में बनाने जा रहे हैं तो हम लोग 2 ही लाइट रेज देखेंगे कि वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारी इमेज बनने वाली है। अब जरा जितना भी ये रूल्स हैं, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इसको मैं थोड़ा आपको रे डायग्राम्स में इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बनने वाला है। देखिए अभी मुझे ये बताना है कि क्यों मैंने उसको प्रिंसिपल एक्सिस लिया।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया। देखिए इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, जैसे कि मैंने अभी थर्ड पॉइंट में आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल बनेंगी, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, या इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो भी लाइट रेज पैरेलल होंगी। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी रिवर को देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा। हम बोलते भी है कि नदी के दो किनारे कभी मिल नहीं सकते ना, कि नदी के जो दो किनारे हैं वो कभी मिलते नहीं है। बट आप एक काम करना, नदी के एक किनारे पे खड़े होकर के, बिकॉज द एंड इज एंडलेस, बहुत दूर तक आपको वो नदी दिखाई देगी। इन्फिनिटी मतलब जहां तक आप देख सकते हो वहां तक आपको वो नदी दिखाई देगी, ठीक है। एक पॉइंट पे खड़े होकर के जितना दूर तक आप उस नदी को देख सकते हो ना, उतना दूर तक देखना। आपको लगेगा कि अरे ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं, नदी के जो दो किनारे हैं वो मिल गए हैं। बड़ी शायरियां भी होती हैं इस बात पे कि दूर से लगता है कि नदी के किनारे मिले हुए हैं, बट जितना पास जाते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो जो लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी वो हमारे लिए जो होंगी वो पैरेलल होंगी, जस्ट लाइक नदी के किनारे। इन्फिनिटी पे जब बहुत दूर तक आप नदी को देखते हो तो हमें लगता है कि वो दोनों किनारे मिले हुए हैं, बट क्या एक्चुअली वो मिले होते हैं? नहीं ना। तो यही रीजन है, इसी एग्जाम्पल को, इसी स्टूपिड एग्जाम्पल को मान करके आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट या इन्फिनिटी पे रखा है, या अगर कोई इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो हम जो लाइट रेज उसको ड्रॉ करेंगे उनको पैरेलल दिखा देंगे कि हमें नहीं पता भाई कहाँ मिलेंगी, है ना। इन्फिनिटी पे मिलेंगी अगर मिलेंगी तो, नहीं तो हम नहीं जानते कहाँ मिलेंगी, ठीक है। हमने उसको पैरेलल दिखा दिया। पैरेलल मतलब आप खुद समझ जाओ कि कॉपी पे तो नहीं मिल सकती, है ना। जो हमारी शीट है जिसपे हम उसको बना रहे हैं उस पे तो वो नहीं मिल सकती, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी, देख लेंगे, ठीक है। तो ये कन्वेंशन हम लोग इसलिए लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। केस वन जहां पे आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है एट इन्फिनिटी। भाई ये लेटा हुआ जो 8 है, लाइन 8, ये आपका इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, PSN। पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। वापस से वही काम करेंगे। कितना? 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 4 सेंटीमीटर को उसको करो, जहां पे नीडल रखी है उसको भाई पॉइंट लगा दो, उस पॉइंट से स्केल रखो और इसको मिला दो। ये जो हुआ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हुआ वो पोल, ठीक है। इतना काम कर दिया। पेंट करना मत भूलना भाई, क्योंकि अगर पेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, ठीक है। तो पेंट करने के, ऑल्दो करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, अगर पेंट नहीं किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स, सिंगल शीट ऑफ पेपर डजंट डिसाइड एनीवन्स फ्यूचर, राइट। बट कोई बात नहीं भाई, गलती अपने आप से क्यों करते हो, पेंट करना मत भूलिएगा, मार्क्स करते हैं इसके, ठीक है। ओके, बकवास अपार्ट। अब हमें क्या करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट है जो कहीं पे रखा है, आई एम नॉट श्योर वो कहाँ रखा है, मैं इस पेन से आपको बता देती हूँ। मान लो कि वो इन्फिनिटी पे रखा है। अब इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका साइज कितना बड़ा है, वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो मैंने उसको इस तरह से ले लिया, ऑब्जेक्ट का जो टॉप पोजीशन है उसको A, और जो नीचे वाली पोजीशन है, जो बिलो वाले पोजीशन है पॉइंट, उसको हमने ले लिया कितना, B, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट या इमेज आपके इन्फिनिटी पे रखे हैं तो जो लाइट रेज होंगी वो पैरेलल आएंगी। तो एक लाइट रेज से आएगी और एक लाइट रेज मान लो नीचे से आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आएंगी। रूल नंबर 1 को याद कीजिए, क्या था, पैरेलल लाइट रेज। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो फोकस से होकर गुजरती है। आपने कितना लिया था, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे फोकस मार्क किया होगा, मैंने नहीं किया तो तुमने भी नहीं करोगे क्या, ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर पे फोकस मार्क करना है। अपने स्केल को रखो यहाँ पे और इसको रिफ्लेक्ट करा दो, ठीक है। इसको रिफ्लेक्ट करा दो एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम है फोकस, ठीक है। समझ में आया। मैं आपको बता चुकी हूं कि जो इमेजेस फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं
जो इमेजेस फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल इमेजेस, रियल इमेजेस। और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी बनती हैं बेटा, ठीक है। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। और जो बिहाइंड द मिरर बनती हैं, बिहाइंड द मिरर जो बनती हैं वो आपकी होती हैं वर्चुअल इमेजेस, और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट बनती हैं। डू रिमेम्बर इट, ओके, ऑलराइट। तो मुझे बताओ पोजीशन ऑफ इमेज, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। मुझे बताइए पोजीशन जो है, इमेज कहाँ बनी, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, फोकस में, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस, ठीक है, फोकस पे बन गई भाई। साइज देखो बहुत बड़ा था, यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं इसको, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, जो भी आपको लिखना है। नेचर क्या होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है भाई, ये मिरर का फ्रंट साइड है, वो बिहाइंड वाला साइड है, बैक साइड है। तो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, समझ में आया। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, लाइट रेज बिकम्स पैरेलल, और पैरेलल जो लाइट रेज होती है वो एक पॉइंट पे कट करती है, दैट इज फोकस। रूल नंबर 1 कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 को हम लोगों ने यूज किया और इंटरसेक्ट कराया और हमारी इमेज बन गई, कहाँ पे, एट एफ। ओके, नाउ केस 2। केस 2 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंफिनिटी से चलेंगे और ऐसे 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 आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने कहां पे शिफ्ट कर दिया, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वापस से अपने कंपास को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, पॉइंट को मार्क करना है, सी लिखना है, सी को कनेक्ट करना है, पी लिखना है, फिर 2 सेंटीमीटर पे फोकस मार्क करना है, ठीक है। और पेंट करना ना भूलें, राइट, ओके। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड सी, इंफिनिटी वाला केस हो गया। अब हम पास आएंगे ऑब्जेक्ट को लेकर के, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट जाएगा बियॉन्ड सी, ए बी। देखिए आपकी कॉपी जो होती है नॉर्मल, जो आप कॉपी यूज कर रहे हो, अगर शीट यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप कॉपी यूज कर रहे हो तो आपने देखा होगा आपकी कॉपीज में ना इस तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है। तो अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ इतना बड़ा लेना, 2 लाइन बड़ा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद जब 2 लाइन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा मतलब सेम साइज बन रहा है, 2 से थोड़ा छोटा हो गया मतलब स्मॉलर बन रहा है, और छोटा हो गया तो और ज्यादा छोटा बन रहा है। मतलब आप एक फिक्स ये लेकर के चलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इमेज घट रही है, इमेज का साइज या बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। तो ए बी, टॉप को हम लोगों ने लिख लिया ए, और जो इसका बॉटम पॉइंट है इसको हमने लिख लिया बी, ठीक। अब लाइट रे आएगी, अब हम लाइट रेस को ए से ही एंटर कराएंगे, ठीक है। पहली लाइट रे मान लीजिए पैरेलल है, मैं रूल 1 और रूल 2 यूज करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे 2 रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए, तो एक रे पैरेलल ले आऊंगी और एक जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊंगी। जरा देखिए, आप रूल 1 और 3 यूज भी कर सकते हो, 1 और 3 यूज कर सकते हो, 2 और 3 यूज कर सकते हो, सिर्फ 2 रूल्स कोई से भी। 4th मत यूज करना, क्योंकि वहां पे ना एंगल्स पे दिखाना पड़ेगा। 4th रूल क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। वहां पे आपको फिर डी का हेल्प करना पड़ेगा या एंगल को बनाना पड़ेगा कि इक्वल ही होना चाहिए। तो 4th बहुत कम बच्चे यूज करते हैं, या आप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए नहीं यूज करते। तो 1 3 2 3 1 3 जैसे भी आपको करना हो, ठीक है। तो 4 अगर आपको आए पेपर में तो 4 से भी वो बन ही जाएगा दोनों, ठीक है। तो देखिए इधर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल है तो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से होकर के गुजरेगी, और सेकेंड रे को मैंने पास कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इंसिडेंट हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रिफ्लेक्टेड भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुई। अब मुझे बताइए ये जो दोनों रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद, वरना देखिए रिफ्लेक्शन के बाद की हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो दोनों रेज हैं कहां पे इंटरसेक्ट हुई हैं, रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली और रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज किस पॉइंट पे मीट हुई हैं, इस पर, यहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी,
ये जो इमेज है यहीं पे बन जाएगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, ऑब्जेक्ट तो सीधा रखा था हमने, लेकिन जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे की तरफ बन रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये आपका बी डैश हो गया, ये आपका ए डैश हो गया, डैश डिनोट्स द इमेज। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे बताइए जल्दी से कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ बियॉन्ड सी, जो कि हमने रखा हुआ था। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है? बिटवीन एफ एंड सी, राइट, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, साइज क्या है? इतना बड़ा था, इतना हो गया, तो हम लोग इसको डिमिनिश लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हो आप? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आप लिख दो उसको स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश नेचर क्या है बेटा? फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है या बिहाइंड द मिरर बन रही है? फ्रंट ऑफ द मिरर, तो नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट केस 3। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? देखो पहले इंफिनिटी पे रखा था, बियॉन्ड सी, अब कहां रखेंगे? एट सी। एट सी जरा देखिए, पोजीशन चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट की। केस आपका आ गया है थर्ड, PSN आपको बताना है, दैट इज पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा केस है ये? एट सी। अब ऑब्जेक्ट को फिर से अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरा आपसे अनुग्रह है कि आई गेस वही होता है कि अपना ये जो मेरा ये वीडियो है इसको पॉज कर करके एक एक केस को बना के सॉल्व करो, नहीं तो पल्ले कुछ नहीं बनना बेटा, बाउंस बैक हो जाएगा ऊपर से। समझियो कि आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है कि आपको एक एक केस को, वरना ऐसे इस वीडियो को जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीइंग इट, वॉचिंग इट, जस्ट डोंट डू दैट। ठीक है, आप सेक के लिए मत करो कि हाँ भाई मेरे को देखना है, मैम ने बोला है तो देखना है, मैम ऑनलाइन क्लास जब लेंगी तो डांट पड़ेगी, तो उस वजह से मत देखो, क्योंकि ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं आएगा तो विश्वास करो, अगर ये नहीं आएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं समझ पाओगे। रे डायग्राम्स आपको यहीं से समझने पड़ेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन में हम दोबारा इन्हीं को रिपीट करेंगे। यहाँ पे मिरर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे लेंस के साथ यूज़ करेंगे, केस यही बनने वाले हैं। ठीक है, रूल्स भी यही फॉलो अप होंगे, तो ध्यान से देखिए, इसको बनाते चलिए साथ में। रात के 3:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और आपको कल ये वीडियो मिलेगी, कल मतलब आज ही मिलेगी सुबह तक, तो थोड़ा भाई मेहनत को मेरी संभाल लेना। देखिए इधर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है अब आपका? एट सी। ये आपका ए पॉइंट हो गया टॉप, और ये आ गया बी पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ही सी पे रखा है तो मैं रूल 2 यूज नहीं कर सकती। ऑब्जेक्ट सी पे ही रखा है तो रे डायग्राम, रे को मैं सी से नहीं लेकर आऊंगी। रूल 2 यही था ना, सी पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी से पास हो जाएगी। तो रूल 2 हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस बार ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ पे हम रूल 3 यूज करेंगे, रूल 1 और रूल 3। दैट इज पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। ये वाला डायग्राम ना सभी बच्चों से सही नहीं बनेगा, एक बार में तो नहीं बनेगा, देख लेना तुम। अगर आपके मेजरमेंट्स जरा से भी इधर उधर हुए हैं ना, तो ये डायग्राम आपका स्केल नहीं बताएगा, इधर उधर हो जाएगा। अगर 0.1 का भी डिफरेंस है तो भी इधर उधर हो जाएगा, तो ध्यान से बनाएगा। ये याद रखिएगा, नीचे कोई हार्ड सरफेस रहे जब आप ये डायग्राम बना रहे हैं तो, नहीं तो जैसे ही पेंसिल मुड़ी दुर्घटना घटी। देखो इधर पैरेलल लाइट रे आएगी, फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, फिर थर्ड रूल क्या है? फोकस से आएगी और पैरेलल चली जाएगी, और इमेज आपकी बनेगी यहाँ। सब इसको रेड पेन से दिखाते हैं। इमेज जो आपकी बनेगी सी पर ही बनेगी और सेम साइज बनेगी। ये सी है आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऊपर बी डैश, और ये आ गया आपका ए डैश। बनाएंगे तो बनेगा अच्छे से, आपका मेजरमेंट ठीक होना चाहिए। यहाँ तो फिर भी मेरा, क्योंकि फ्री हैंड में बना रही हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपकी कॉपी में इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? एट सी, तो इमेज का पोजीशन भी एट सी ही बन रहा है। साइज जितना ऊपर था ऑब्जेक्ट का उतना ही नीचे है, तो सेम साइज। नेचर फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड ना।
ओके, नेक्स्ट केस 4, वापस से वही 4 सेंटीमीटर गोला मारो, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाओ, 4 सेंटीमीटर गोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर जॉइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर होल, पेंट एंड 2 सेंटीमीटर पे आएगा आपका फोकस। इतना काम करने के बाद अब हमने सी पे बना लिया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ जाना है? एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट को रखिए एफ और सी के बीच में, ए बी। अब इसमें आप वापस से रूल 1 और 2 यूज कर सकते हो, रूल 1 एंड रूल 2। पिछले वाले केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा था, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज पास नहीं करा सकते थे। ठीक है, तो क्या होगा? पैरेलल लाइट रे आई और फोकस से चली गई। रूल 1 आपका यही है। रूल 2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और इधर से ही वापस हो जाएगी। अब जरा इन रेज को मिलाने की कोशिश करना, एट सम पॉइंट ये रेज मिल जाएंगी। ठीक है, और वहां से आपको क्या करना है? अपना स्केल रखना है और मेरी तरह नहीं, अपने स्केल को यूज करके ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये आपका बी डैश हो गया, ये आपका ए डैश हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? एफ और सी के बीच में। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। जरा बताओ, सेकंड केस में बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रख रहे थे, तो इमेज कहाँ बनी थी? थोड़ा सा पीछे करके देखो वीडियो को। जब हम केस 2 कर रहे थे, ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, इमेज बनी थी एफ और सी के बीच में, डिमिनिश्ड, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट को रखा एफ एंड सी के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी। सारा खेल एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का है बेटा, समझे। तो द केस 4 इज उल्टा ऑफ केस 2। ठीक है, तो देखिएगा पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, और आपका साइज क्या है? वही नहीं, बड़ा है ना, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड नेचर क्या है? वही रियल एंड भाई इन्वर्टेड, बिकॉज फ्रंट ऑफ द मिरर। समझे? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रब कर लो। देखिए इसको, आगे बढ़ते हैं केस 5 की तरफ। केस 5 क्या है? अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? एफ और सी के बीच में रख लिया। अब कहाँ रखेंगे? फोकस पर। ठीक है, ये वाला जो केस है वो केस 1 का उल्टा होगा, केस 5। ठीक है, वापस वही 4 सेंटीमीटर सेंटर, जॉइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, होल, पेंट और 2 पे फोकस। इतना काम करने के बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं बेटा? अब हम फोकस पर, एट एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है भाई? अब फोकस पर, ए और बी। मुझे बताओ, जब हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पर। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। सारा खेल काहे का है दया? सारा खेल है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पैरेलल लाइन फोकस से चलेगी। अब देखो, कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे, मैम जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा था तब आपने कहा था कि हम रूल 2 यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वहां से रे कैसे पास कराए, है ना। अब आपने फोकस पे रख दिया, वहां से तो रे पास करा दी फोकस से। मतलब क्या मनमर्जी है क्या कोई? नहीं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, सब कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पॉसिबल नहीं था। या तो रे इंसिडेंट होती, रिफ्लेक्ट कहीं और से होती तो ठीक था। ठीक है, यहाँ पे भले से ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है लेकिन इंसिडेंट रे तो पैरेलल है ना, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पहला यूज हुआ क्या कि पैरेलल आई फोकस से चली गई। दूसरा यूज करेंगे फिर से, ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई आपकी और यहीं से वापस होगी, टकराने के बाद यहीं से वापस हो, सॉरी आई और टकराने के बाद यहीं से वापस हो गई। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ देखिए क्या ये लाइंस पैरेलल दिखाई दे रही हैं,
तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में। वही नदी के दो किनारे कभी मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो हमने उन दो किनारों को बना दिया, आगे आपकी मर्जी है तो मिला के देखो। पोजीशन क्या हो गई भाई, एट इन्फिनिटी। हम नहीं चाहते कहाँ बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी रेस पैरेलल बन रही है। साइज क्या हो गया, वही फ्रंट ऑफ द मिरर है तो सॉरी फ्रंट ऑफ द मिरर है तो साइज क्या हो गया, हाँ फ्रंट ऑफ द मिरर में इसका क्या लेना, हाईली इनलार्ज। साइज होगा हाईली इनलार्ज, और फ्रंट ऑफ द मिरर है तो नेचर होगा रियल एंड इनवर्ट। रात का दिमाग खराब, नींद वाला, ठीक है, समझ में आया। ओके, केस 5 हो गया। अब आपका आता है केस 6, दिस इज द लास्ट। देखिए इधर केस 6। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन P एंड F, वही 4 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, पेंट, फोकस, 2 सेंटीमीटर पे फोकस। अभी फोकस पे बनाया था, अब क्या रखेंगे, P और F के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ शिफ्ट हो गया बेटा, P और F के बीच में, कहीं पे भी रख सकते हो, एग्जैक्टली बीच में रखो, ये जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखिए वही वापस पैरेलल लाइट रे आएगी और फोकस से चली जाएगी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और ये और वापस चली गई, रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई। अब देखिए ये वाली जो लाइट रेज हैं वो फ्रंट ऑफ द मिरर तो कहीं पे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, आगे तो डाइवर्जिंग है ना, ये लाइट रेज डाइवर्जिंग है ना यहाँ पे, तो यहाँ तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इतना तो श्योर है। लेकिन हाँ, अगर इन लाइट रेज को बिहाइंड द मिरर आगे बढ़ाया जाए तो ये इंटरसेक्ट कर सकती है, राइट। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट इनका वहां से होगा, यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन वहां से हो सकता है कहीं पे मिल रही है, ठीक है। ये हो गया आपका A डैश, ये हो गया आपका B डैश। इन दिस केस जो आपकी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। ये एक ही केस है जहाँ पे इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है, ठीक है। बाकी सारे केसेस में आपके रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, फ्रंट में बनती है, ठीक है। आप पोजिशन बताइए मुझे, बिहाइंड द मिरर कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। बिहाइंड द मिरर साइज क्या है, एनलार्ज्ड, और आपका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही रीजन है कि डेंटिस्ट के जो मिरर होते हैं, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है उनमें ये कॉन्केव मिरर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके जो टॉर्च होती है, सॉरी जो ये मिरर होता है वो आपके मुंह में रखते हैं, तो उसका जो पोल है और आपके जो आपकी कैविटी है, जैसे दांत में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके जो टीथ का इमेज होगा उसका पोजीशन समहाउ P और F के बीच में ही हो जाता है, पास लाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, उनको पता होता है कितना दूर रखना है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट को, मतलब आपके टीथ का जो पोजीशन है वो P और F के बीच में रखते हैं, तो उनको आपके टीथ की जो इमेज है वो एनलार्ज इमेज दिख जाती है। इनकेस अगर कोई कैविटी है या कोई कीड़ा लग गया है या क्या प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा जूम्ड वर्जन में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस मिरर को हम वहाँ यूज करते हैं, मेकअप में यूज किया जाता है ताकि बहुत अच्छे से उसको हो जाए, शेविंग मिरर में हम इसको यूज करते हैं, तो ये सारे इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर बात करें, डोंट वरी 6 केसेस हमें कॉन्वेक्स मिरर में नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ आपको 2 ही केसेस पढ़ने हैं, अब हमें कॉन्वेक्स मिरर को यूज करना है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो वही चीजें हैं यहाँ पे भी, लेकिन हमें 6 केसेस नहीं सिर्फ 2 केसेस पढ़ने हैं। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इधर आई एम नॉट लेफ्टी, तो मैं वो वाला डायग्राम नहीं बना पाऊंगी, बट आप उसको कंपास से बना सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे नीडल रखा और इस तरह से आपने कॉन्वेक्स मिरर को बनाया, यहाँ से आपने उसको पेंट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, इसको एक्सटेंड किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये पोल हुआ, एग्जैक्टली मिडिल में फोकस हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 केसेस क्यों पढ़ने हैं बेटा, क्योंकि जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो तो बिहाइंड द मिरर चला गया,
भाई कॉन्केव में 6 केसेस क्यों आए? क्योंकि पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर हमने बियॉन्ड सी रखा, फिर एट सी रखा, फिर एफ सी के बीच में रखा, फिर एफ पे रखा, फिर पी एफ के बीच में रखा। बट यहाँ पे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बिहाइंड द मिरर है, जहाँ पे हम ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को तो रख नहीं सकते, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 केस बनेंगे, एक वो इन्फिनिटी वाला और एक इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है, जो आपकी लाइट रेज हैं वो पैरेलल आएंगी। ठीक है, पैरेलल लाइट रेज इस तरह से डाइवर्ज करेंगी कि इस तरह से डाइवर्ज करेंगी कि लगेगा कि वो लाइट रे जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं फोकस है। ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज करेंगी कि इस तरह से लगेगा कि ये कहीं पीछे फोकस से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, जिस पॉइंट से आ रही है उसी को हमने फोकस बनाया। तो वही सेम पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजिशन ऑफ इमेज एट एफ, साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ओके, नाउ केस 2। केस 2, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आएंगे, पोल के पास रख देंगे, ए बी। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पोल के पास रख देना है। देखिए जरा इधर, पहला रूल क्या है, पैरेलल आएगी कोई रे, डाइवर्ज हो जाएगी, पैरेलल आएगी, लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरा रूल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ठीक है, क्या कर लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये रेज हैं वो बिहाइंड द मिरर कहीं पे मिल रही है ना, बिहाइंड द मिरर कहीं पे मिल रही है, और कहाँ पे, P और F के बीच में कहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इमेज बनेगी A डैश B डैश। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हुआ, बियॉन्ड P, P से थोड़ा सा दूर हमने रख दिया इसको। पोजीशन कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर लिख दो, कहीं पे भी बन सकती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बिहाइंड द मिरर, बिटवीन P एंड F, कहीं पे भी बन सकती है, बिटवीन P एंड F कहीं पे भी, एग्जैक्टली बीच में होने की जरूरी नहीं है। साइज क्या है, छोटा है ऑब्वियसली, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या डिमिनिश लिख दो, जो मर्जी आपकी। डिमिनिश, नेचर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बेटा कॉन्वेक्स मिरर के यही 2 केसेस हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती हैं, इसीलिए इस मिरर को, और छोटी भी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और छोटी भी बनती है, इसीलिए इन मिरर्स को, कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, ताकि पीछे का लार्ज एरिया दिखाई दे। देखो छोटा सा मिरर होता है ना, गाड़ी में, स्कूटी में जो लगा होता है, ये मिरर छोटा सा है, लेकिन कितनी दूर तक का क्लियर दिखाई देता है आपको, क्योंकि पीछे जो भी इसके मिरर के पीछे जितनी भी चीजें चल रही है, कोई भी अगर ट्रैफिक में साइकिल, ट्रक, बस, व्हाटएवर इट इज, कोई भी चीज अगर चल रही है तो सबकी ये छोटी छोटी इमेज बना देता है, और वो छोटी छोटी इमेज होती है, इसलिए आपके के छोटे से मिरर के अंदर भी आपको वाइड फील्ड ऑफ व्यू आपको उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ वहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है ये कि व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, तो आप बता सकते हो वहाँ पे, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ट्रक अगर सीधा आ रहा है तो सीधा ही दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि क्योंकि पीछे का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करें, क्योंकि छोटी इमेज बनाता है ये, तो क्या होता है, ये पीछे का वाइड फील्ड ऑफ व्यू आपको दे रहा होता है। देखते हो आप, उसमें लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, जितना आपको दिख रहे हैं उससे पास में ही होंगे, है ना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो साइज है वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए कि छोटा है यार, बहुत दूर होगा ना, वो पास में ही है। तो वहां पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, तो this was all about the ray diagrams by using spherical mirrors, concave and convex.
सो मेक श्योर आपने ये वीडियो देखा है, उसको समझा है, और जो ट्रिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं आपने उसको अपने कॉपी में नोट डाउन किया है। अगर इसको साथ साथ किया होता, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो अगर किया होता तो आपको और अच्छे से समझ में आता, तो उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, साइन कन्वेंशंस के बारे में। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट नाउ। ओके, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, otherwise you can call me also. Okay then, see you in the next class. That will be, I don't know what is the time, but that will be soon. Okay then, bye.